नमस्कार। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने आपका परिचय कराया था श्री दीपक शर्मा से। फोटोग्राफी में अपनी विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री दीपक शर्मा ने आपको फोटोग्राफी के क्रमवार इतिहास, विकास, फोटोग्राफी के प्रकार और विभिन्न प्रकार के कैमरों के बारे में बताया था। आज वे आपको फोटोग्राफी के व्यावहारिक पहलुओं को बताएंगे, जैसे ट्रायंगल ऑफ शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर, लाइट बैलेंस, कंपोजिशन, रूल ऑफ थर्ड और बैकग्राउंड। तो आइए जुड़ते हैं श्री दीपक शर्मा से। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, फ़ोटो जर्नलिस्ट। आज फ़ोटोग्राफ़ी के सेकंड सेशन में, और जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में काफ़ी जानकारियां दी थी, जो कि बहुत बेसिक जानकारियां थी, लेकिन उन सब का जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम फ़ोटोग्राफ़ी को चाहे शौकिया तौर पर कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। और जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारी मशीन है, जिस कैमरे से हम फ़ोटोग्राफ़ी करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फ़ीचर्स ऑफ कैमरा। तो जब आप कोई नया कैमरा ख़रीदते हैं या ऑलरेडी काम में ले रहे हैं, और यदि आप उसके फ़ीचर्स से फैमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिगनिंग मोड में हैं, अभी आपने नई शुरू की है फ़ोटोग्राफ़ी और आपने रिसेंटली कैमरा ख़रीदा है, तो मेरा सबसे ये सजेशन है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कैमरे के सारे फ़ीचर्स को समझिए, और कैमरे के साथ में जो ब्रोशर आता है, जो लिटरेचर आता है, उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए। क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपके उसको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएंगे कि हमारे कैमरे के फ़ीचर्स क्या हैं। आजकल वैसे कैमरे के स्पेसिफिकेशंस गूगल पर अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी मशीन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस मशीन के साथ अच्छे से खेल पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से काम में ले पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सोनी कैमरा है A7 Mark III, और इस पे मैंने जो लेंस लगा रखा है वो 17 to 28 mm का लेंस है, 17 to 28 mm। तो ये लेंस हम काम में ले रहे हैं। तो करीब करीब फीचर्स हर कैमरे में, जितने भी DSLR कैमरे हैं, ये कैमरा जो है ये DSLR कैमरा कहलाता है। और DSLR में भी जो अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो आई है मिररलेस की। तो मिररलेस कैमरे की जो ख़ास बात होती है, आप खुद देख रहे होंगे, बड़ा कॉम्पैक्ट सा कैमरा है, बहुत लाइट वेट है, कैरी करने में इजी है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की वजह से जो फ़ोटो हम क्लिक कर रहे हैं वह कैसा आने वाला है ये हमें क्लिक होने से पहले दिखता रहता है। जबकि जो दूसरे डिजिटल कैमरा, जो दूसरे जो DSLR कैमरा जो पहले जो टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं, उनमें हमें क्लिक होने के बाद दिखाई देगा कि फ़ोटो कैसा क्लिक हुआ, बट इसमें हमें इंस्टेंटली दिखता जाता है। ये इसका एक और अचीवमेंट है। और लाइट वेट होना तो इसकी खूबसूरती है ही। इसके अलावा इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत अच्छी होती है कि आप एडिटिंग वगैरह या पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम इस कैमरे के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं इसके फ़ीचर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और वो फीचर्स करीब करीब जितने भी जो प्रोफेशनल कैमरास हैं उनमें सेम ही फीचर्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये जो रिंग होती है ये कैमरे के मोड्स की रिंग होती है कि इस कैमरे में मोड क्या क्या हैं। कैमरे के मोड्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कई फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो मोबाइल से भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल का जो कैमरा है, मोबाइल के कैमरे में भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, और अलग अलग मोड्स पर हम अलग अलग तरह से फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो
ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये जो M लिखा है, ये M फॉर मैनुअल, M जो है वो मैनुअल मोड का साइन है, और S जो है ये है शटर प्रायोरिटी। इसमें हमारा जो शटर प्रायोरिटी होता है, ये शटर स्पीड जो होती है, जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में जब उसका नंबर आएगा। तो ये इसमें जो इसकी प्रायोरिटी होती है वो शटर स्पीड पर होती है कि आपकी फ़ोटो की स्पीड फिक्स रहेगी, बाकी सेटिंग्स वो अपने अकॉर्डिंग लेता रहेगा। तीसरा जो मोड है ये होता है अपर्चर प्रायोरिटी, जो ए लिखा हुआ होता है वो अपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है। इसमें अपर्चर इसकी प्राथमिकता है और बाकी चीज़ें वो अपने आप लेता रहेगा। और एक जो सबसे बेसिक मोड होता है वो होता है पी फॉर प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड और ऑटो मोड करीब करीब सेम वर्क करते हैं। इसमें ये अपने आप शटर स्पीड, ISO, अपर्चर जैसा इस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लेता है। लेकिन प्रोग्राम मोड में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि इसमें आप फोटो जो ब्रैकेटिंग है उसको एक्सपोजर वेरिएशन को काम में ले सकते हैं। एक्सपोजर वेरिएशन से आप फोटो को अंडर या ओवर क्लिक कर सकते हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा चेंजेस आ जाते हैं। बाकी जो दोनों मोड हैं ऑटो या प्रोग्राम, वो करीब करीब सेम काम करते हैं। ये जो है मेन मोड्स इसके होते हैं। इसके अलावा जो वीडियो शूटिंग के मोड्स होते हैं ये आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको वीडियो बनाना है तब वीडियो पे चला जाएगा, और स्लो शटर स्पीड के और हाई शटर स्पीड के वीडियो मोड्स भी इसमें होते हैं। उन सब पर आप जाकर के वीडियो शूट कर सकते हैं। ये सबसे पहले इस रिंग को हमने समझा है। और ये सेकंड रिंग आप देख रहे हैं, ये जो रिंग है ये ब्रैकेटिंग की है। इसमें ये 0 से शुरू है और +1, +2, +3 और -1, -2, -3। इसमें क्या होता है कि जब आप फोटोग्राफ को प्रोग्राम मोड पे, अपर्चर मोड पे, शटर प्रायोरिटी मोड पर यदि ले रहे हैं, या सपोज आपने ISO ऑटो करके ले रहे हैं आप और आपको फ़ोटो ओवर अंडर करनी है, तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ये फीचर दिया हुआ होता है। और बैक साइड के भी जो बटन्स हैं, जैसे कि फ़ोटो देखने का है, डिलीट करने का है, और ऑटो फोकस ऑन ऑफ करने का, पिक्चर को जूम करने का, सारे जो बटन्स हैं, क्योंकि अभी एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना इतना पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपना कैमरा यूज़ करें तो एक एक बटन के बारे में, और चाहे थोड़ी यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, और इसका जो ब्रोशर है उसमें भी आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, उनके थ्रू भी आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ओवरऑल कहना ये है कि एक बार सारे फीचर्स कैमरे के समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तो आप काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेंसेज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लेंस होता है जो बहुत स्टैंडर्ड लेंस होता है, और जब 20 साल पहले हमने फ़ोटोग्राफी की शुरुआत की थी तब ये सबसे स्टैंडर्ड लेंस माना जाता था, और आज भी ये बहुत स्टैंडर्ड लेंस माना जाता है, जो होता है 50 mm। 50 mm का जो रेशो होता है वो हमारे जो आई का विज़न है उससे कैलकुलेट किया जाता है कि इसकी जो देखने की क्षमता होती है वो हमारी आँख का जो विज़न है उसके पैरेलल होती है। जितना डिस्टेंस हमें हमारी आँख से दिखाई दे रहा है उतना ही हमें 50 mm लेंस से दिखाई देता है। इसके बाद में जो लेंस होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। जो 50 mm होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल लेंस। इससे बिलो साइड में जो जाते हैं वो होते हैं वाइड एंगल लेंस, और इससे अपर साइड में जो जाते हैं वो होते हैं टेली लेंसेज। तो वाइड मीन्स जैसे ये लेंस है 17 to 28, तो ये 50 mm जो मैंने बताया कि हमारे आँख के लेंस के अकॉर्डिंग वो हमें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ दिखा रहा है, और वाइड होते होते वो दूर की मतलब जो नॉर्मल एरिया है उसमें भी मैक्सिमम एरिया कवर करता हुआ दिखाएगा, वो वाइड एंगल लेंस हो गया। और टेली लेंस का जो काम है, टेली लेंस का काम होता है कि दूर की चीज़ को भी पास ले आना। जैसे कि बहुत वर्ड से ही हम समझ सकते हैं टेलीविज़न, टेलीफोन, इसी प्रकार से ये टेली लेंस है। टेली लेंस का जो यूज़ होता है वो होता है जैसे हम बर्ड्स के फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, या सूरज या चंद्रमा के फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, या क्रिकेट के फ़ोटो या मैदान के बीच में जाकर के फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते। ये जो इस टाइप के फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके लिए टेली लेंस काम में लिए जाते हैं। और लैंडस्केप के सीन्स हैं,
नेचर के सीन हैं, सपोज आपको इंटीरियर के शूट्स कर रहे हैं, होटल्स के शूट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स के शूट कर रहे हैं, उसमें जितना ज़्यादा वाइड लेंस होता है वो उतना ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये लेंसेज की भी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसी अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स भी मिलते जाते हैं। कैमरे के मोड्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि किन किन मोड्स पर हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके लिए पहले 3 चीज़ें जो बहुत ही एसेंशियल है वो हमें जानना ज़रूरी है। जो एक ट्राइंगल होता है जिसको हम बोलते हैं शटर स्पीड, अपर्चर एंड ISO, इन तीनों का जो ट्राइंगल है वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शटर स्पीड जो है दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ क्लिकिंग ए फोटोग्राफ, कि उस फोटो को क्लिक होने के लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं, ये उसका पर्पस होता है। और अपर्चर जो है वो उसका रिलेशन होता है डेप्थ ऑफ फील्ड से, कि आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी डेप्थ कितनी चाहिए। उसको सरल भाषा में बोलें तो आपको कितना ब्लर बैकग्राउंड चाहिए या पूरी A to Z पीछे तक की फ़ोटो एकदम क्लियर आप चाह रहे हैं, ये डेप्थ ऑफ फील्ड है। और ISO जो है वो आपके कैमरे को एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करता है, ताकि जब भी लो लाइट है, जब डार्क लाइट हो रही है, तब आप ISO बढ़ा करके, जस्ट लाइक ईजी एग्जांपल है कि जैसे एक बल्ब है जो 100 वाट का, 200 वाट का, 400 वाट, 800 वाट, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, रोशनी बढ़ती जाती है, वैसे ही जैसे जैसे हम ISO बढ़ाते जाते हैं तो कैमरे को एक्स्ट्रा लाइट मिलने लग जाती है। ISO का जो मेन यूज़ होता है वो इवनिंग में जब लो लाइट होने लगती है तब उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो शटर स्पीड जो है उसका रोल ये है कि एक निश्चित शटर स्पीड पर ही आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो प्रॉपर फ़ोटो आएगा, ताकि जो सब्जेक्ट है वो आपका हिले नहीं, सब्जेक्ट आपका शेक ना हो। और कभी आपको अगर मोशन पिक्चर लेना है कि हम चाहते हैं कि जैसे झूला चल रहा है या आतिशबाजी हो रही है और उसको हम बिल्कुल मोशन में लेना चाह रहे हैं, उस समय में हम स्लो शटर स्पीड पे जाएंगे। तो स्टैंडर्ड जो शटर स्पीड मानी जाती है, एक एवरेज जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है इसका 125 टू 250, वो एक एवरेज शटर स्पीड मानी जाती है। ये जो 125 होता है इट इज़ 1/125, 1 सेकंड के 125 हिस्से, या हम बोल रहे हैं 1 सेकंड के 250 हिस्से। ये एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड होती है कि जो एक नॉर्मल पिक्चर आपको लेना है। और जैसे जैसे जो सब्जेक्ट है वो उसका मोशन यदि ज़्यादा है, सपोज डांस का फ़ोटो आप ले रहे हैं और या हॉर्स रेस हो रही है, या कोई कार या बाइक तेज़ निकल रही है या तेज़ ट्रेन निकल रही है और उनको आपको स्टिल मोमेंट में कैप्चर करना है, उस समय में आपको जो शटर स्पीड है वो हाई शटर स्पीड देनी होगी, जैसे कि 1/1000, 1/2000, 1/4000, इतनी स्पीड भी आपको देनी होगी। और यही वो चीज़ है कि आपको बहुत धीरे चलती हुई भी चीज़ें, या सपोज एक चक्री चल रही है, जो पटाखे होते हैं, उसको हमें बहुत स्लो मोशन में, मतलब बिल्कुल मोशन में दिखाना है कि वो अलग सा इफेक्ट उसमें निकल करके आए। या मोशन ब्लर में जो पिक्चर्स आप देखते हैं कि पैनिंग के साथ एक कार क्रॉस हो रही है, उसमें कार तो स्टिल आ रही है लेकिन बैकग्राउंड मोशन में आ रहा है, वो चीज़ें हम स्लो शटर स्पीड पे लेते हैं। तो उसके लिए जो स्पीड जाती है 1/15, 1/8, 1/4, इस एवरेज में स्पीड जाती है। और इसका जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि आप जब भी फ्री टाइम में प्रैक्टिस करें। हम एकदम से खाली जा कर के और फोटोग्राफी करना ही ना शुरू करें। हम जब हमारे पास में फ्री टाइम है वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके अगर कुछ क्लिक्स ख़राब हो रहे हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो प्रैक्टिस के दौरान आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बस कैमरा लटकाया और निकल गए और फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये शटर स्पीड का बेसिक है। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई, अपर्चर। अपर्चर का जो पर्पस है वो होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। नॉर्मली जो जनरल जो कैमराज होते हैं उनमें अपर्चर जो होता है दैट इज़ 2.8 टू 22, 2.8 से 22 अपर्चर तक होते हैं। और ये कुछ इमेजेस मैं आपको अलग अलग अपर्चर पे क्लिक किए हुए बता रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कितनी डेप्थ में क्या फ़र्क आ रहा है। कि जो 2.8 अपर्चर पे फ़ोटो लिया उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी दूर पे ही जब आप देख रहे हैं तो वो ब्लर हो रहा है,
सेम फोटो को हमने 3.5 अपर्चर पे लिया तो थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, उसी को हमने जब 5.6 अपर्चर पे लिया तो वो और ज़्यादा क्लियर आ रहा है, और 8 अपर्चर पर लेने से वो और ज़्यादा बेटर क्लियर होता जा रहा है। यही 11 या 16 अपर्चर पे लेने पे और क्लियर हो रहा है, और सेम पिक्चर जब हम 22 अपर्चर पर ले रहे हैं तो और ज़्यादा क्लियर आ रही है। आपको एज पर योर नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपर्चर देना होता है। आप किस तरह का फोटो लेना चाह रहे हैं उस तरह का आप अपर्चर देंगे। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जब हम लैंडस्केप या कोई पैनोरामा शॉट या किसी बिल्डिंग का कोई आर्किटेक्चरल शॉट, इस टाइप के जो पिक्चर्स ले रहे होते हैं, तब जो हमारा अपर्चर है वो हायर साइड में जाता है, जैसे कि 11, 13, 16, 22। और इसी की बजाय जब हम कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या पोर्ट्रेट ले रहे हैं, आजकल हम सब अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट चाहते हैं और उसमें हम सब ब्लर बैकग्राउंड चाहते हैं, तो वो आपका 2.8 अपर्चर या उससे भी ज़्यादा वाले अगर आपके पास में प्राइम लेंसेज हो जिसमें कि 1.8 अपर्चर हो, 1.4 अपर्चर हो, तो वो पूरा बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। उस टाइप के फ़ोटोग्राफ्स आप उससे ले सकते हैं लेंसेज के अपर्चर के थ्रू। तो ये दो चीज़ें हुई, शटर स्पीड एंड अपर्चर। अब इन दोनों के बाद में जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो है ISO। ISO का यूज़ सिर्फ तब होता है जब हमारे पास में जो शटर स्पीड और जो अपर्चर हम देना चाह रहे हैं, जितनी हमारी नीड है, इसके बावजूद हमारी फ़ोटो डार्क आ रही है, तब हम ISO की हेल्प लेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा लाइट मिल सके। इन तीनों का जो बैलेंस है वो मिलकर के एक फ़ोटो को परफेक्ट बनाता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर के आपका प्रॉपर फ़ोटो क्लिक करेगा। और उसी अकॉर्डिंग जो ये मैं मोड्स की बात कर रहा हूँ, मोड्स में एक जो सबसे टिपिकल भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम में आने वाला मोड होता है वो होता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में ISO भी हम अपनी इच्छा से देते हैं, शटर स्पीड भी हम अपनी इच्छा से देते हैं, और अपर्चर भी हम अपने अकॉर्डिंग देते हैं, और फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसमें जैसे कि अब ये मैंने बताया कि मिररलेस कैमरा है, इसका ये ज़रूर एडवांटेज आया है कि क्लिक होते टाइम ही हमें पता चल जाता है कि फ़ोटो प्रॉपर आ रहा है, अंडर आ रहा है या ओवर आ रहा है, तो हम उसे क्लिक करने से पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कैमरे हैं उसमें हमें वो जो रीडिंग्स हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने माइंड में फीड करनी होती है कि अगर हम डे लाइट में फ़ोटो ले रहे हैं तो क्या स्पीड अपर्चर होना चाहिए और ISO होना चाहिए, हम नाइट में क्लिक कर रहे हैं तब क्या होना चाहिए, कोई हम डांस फंक्शन का क्लिक कर रहे हैं तब क्या शटर स्पीड और अपर्चर होना चाहिए, और हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कवर कर रहे हैं, फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल है, तब हमें क्या स्पीड अपर्चर देने चाहिए। वो धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपके माइंड में वो चीज़ें फीड होने लगेगी, ताकि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़ोटो क्लिक करना चाह रहे हैं, सपोज़ एक आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं या किसी फूल का फ़ोटो ले रहे हैं, तब तो आप उसको 10 बार क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको दोबारा मौका नहीं देते, वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। जैसे कि बर्ड्स के फ़ोटो अगर आप ले रहे हैं, जैसे कोई रोड पे कोई इंसिडेंट हो रहा है उसका फ़ोटो ले रहे हैं, कई अचानक ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं। उस समय में अगर ये रीडिंग्स आपको लर्न नहीं है, आपके माइंड में नहीं है, तो आप खाली हम नहीं सोचेंगे कि हम पहले एक क्लिक करके देखें सही आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर अब हम दूसरा क्लिक करके देखें सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर वो किस्मत की बात है, सही आ गया तो ठीक, वरना वो सीन अगर आपके सामने से निकल गया तो आप दोबारा कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये शटर स्पीड और अपर्चर और उसके साथ में ISO की जो सेटिंग्स हैं वो आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लर्न होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोड जो आता है दैट इज़ शटर प्रायोरिटी। शटर प्रायोरिटी मोड का जो मेन यूज़ होता है वो होता है कि जैसे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कवर कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए बैकग्राउंड डेप्थ ऑफ फील्ड इतना मैटर नहीं कर रही कि बैकग्राउंड फोकस्ड आ रहा है या फुल शार्प आ रहा है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी फ़ोटो शेक ना हो किसी भी कंडीशन में, तब हम शटर प्रायोरिटी मोड काम में लेते हैं, ताकि एटलीस्ट फ़ोटो स्टिल आए, फ़ोटो हिला हुआ ना आए। और तीसरा मोड है अपर्चर मोड। अपर्चर मोड में बैकग्राउंड डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड का कोई इशू नहीं है। जैसे आपको पोर्ट्रेट लेना है या किसी आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो शटर स्पीड अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। आपने अपर्चर फिक्स कर दिया
और तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड प्रॉपर मिलती रहेगी। जैसा ब्लर बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं या शार्प बैकग्राउंड आप चाह रहे हैं वो बैकग्राउंड आपको मिलता रहेगा, लेकिन स्पीड आपका कैमरा अपने आप लेता रहेगा। और ऑटो और प्रोग्राम मोड नॉर्मली काफ़ी हद तक सही फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्यूरेसी मैनुअल मोड देता है वो एक्यूरेसी कोई दूसरा मोड नहीं देता है। ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। तो डे बाय डे प्रैक्टिस करते 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 फाइनली हमें एक ही मोड पर पहुंचना है जिसे हम बोलेंगे मैनुअल मोड, क्योंकि इसमें वो आएगा जो आप चाहेंगे, दूसरे मोड वो देंगे जो कैमरा चाहेगा। तो यदि आपको अपने मनमाफिक रिजल्ट चाहिए तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअल मोड यूज़ करना होगा। इसी के साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं वाइट बैलेंस, और उसको दूसरी टर्म में बोला जाता है केल्विन, जो कि ताल्लुक़ रखता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ के कलर डिसाइड होते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर में जब हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो उनके कलर्स पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल सीधे सीधे देखने में नज़र आता है। तो ये जो कैमरे में आप मोड देख रहे हैं वाइट बैलेंस का, इसमें अलग अलग वाइट बैलेंस है, जिसमें कुछ तो फिक्स वाइट बैलेंस है, ऑटो मोड है, डे लाइट है, शेड है, क्लाउडी है, और वार्म लाइट का है, कूल वाइट लाइट का है। इसी प्रकार से एक जो एडवांस मोड होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वही केल्विन मोड ही कहलाता है। इसमें है ना आपको सारे अलग अलग मोड मिल जाएंगे। इसमें आप 3500 से लेकर के 10,000 तक टेम्परेचर पर जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, सबसे जो स्ट्रॉन्ग तरीका होता है सीखने का वो होता है आपकी प्रैक्टिस। इसमें फोटोग्राफी के अंदर या जो आर्ट स्किल्स हैं इनमें फिक्स रूल्स काम नहीं करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी प्रैक्टिस से करनी होती है। मतलब हम आपको टेंटेटिव चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन उनको आपको क्लिक करके देखना है, क्योंकि यहाँ से मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ वो एक एवरेज चीज़ें बता रहा हूँ। और आप फ़ोटो किस सिचुएशन में क्लिक कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में क्लिक कर रहे हैं, डे लाइट में तेज़ धूप में क्लिक कर रहे हैं, छाया में क्लिक कर रहे हैं, तब वो सारी चीज़ें अलग अलग आएंगी। फिर भी मैं एक एवरेज आपको बता देता हूँ कि डे लाइट का जो स्टैंडर्ड जो केल्विन होता है, अगर आप केल्विन मोड पे जा रहे हैं, या तो आप वाइट बैलेंस डे लाइट पे दे दीजिए, अदरवाइज आप उसको 5100 के आसपास रखिए। तो वो एक नॉर्मल केल्विन इसका जो होता है वाइट बैलेंस जो है वो माना जाता है। और उसके ऊपर आप जाते जाएंगे तो येलो टोन आता जाएगा, और उससे जैसे 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 नीचे जाते जाएंगे तो वो ब्लू टोन आपको देता जाएगा। तो ये वाइट बैलेंस का रोल होता है। और आप अलग अलग वाइट बैलेंस पे ये फोटोग्राफ देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि आपको पता चलता जाएगा कि किस किस वाइट बैलेंस पर फोटोज़ कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। और थोड़े से दिन जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे, अभी वैसे भी ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सबके पास में टाइम भी है, और मतलब एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं आप अपने समय का, कि घर पे जब आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जो आर्मी के जवान होते हैं या पुलिस के जवान होते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस रेगुलर चलती है। उनकी फायरिंग की हो, चाहे परेड की हो, चाहे जिस भी चीज़ की हो, वो प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं, ताकि जिस भी दिन कभी युद्ध के मैदान में जाना पड़े तो उस समय में निशाना ना चूके, ना उनका स्टेमिना कमज़ोर हो। तो सेम चीज़ ये फोटोग्राफी में भी है, या कोई भी आर्ट स्किल भी है आपकी, चाहे एजुकेशन है, जो भी है, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहना बहुत ज़रूरी होती है। और फोटोग्राफी स्पेशली बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत नीड है। और आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत एडवांस पेजेस जो हैं अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स के हमें देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिलते हैं। उनको जब हम देखते हैं तो आइडिया मिलता है कि कैसे कैसे क्लिक किए गए हैं, और उनसे हम फिर कुछ नए तरह के फ्रेम्स ईजाद कर सकते हैं, नए कंपोजिशंस बना सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी तरह की लर्निंग है, देख करके सीखना। तो चीज़ों को हम किस तरह से कैप्चर करें, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपोजिशन, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन
है, मतलब कि फ़ोटो को किस तरह से हमें फ्रेम के अंदर कैप्चर करना है, कैसे हमें क्लिक करना है। कई बार क्या करते हैं कि ये तो मैं अभी तक जो भी बातें कर रहा था सारी DSLR कैमरे की बातें कर रहा था, लेकिन एक बहुत जो आजकल सबके पास में डिवाइस है वो होती है मोबाइल फ़ोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करते हैं। और जब उनको सपोज़ कभी बोला गया है या उनकी खुद की इच्छा होती है कि एक फ़ोटो क्लिक कर ले, तो वो जस्ट जहाँ पर भी जैसी भी सिचुएशन में खड़े हैं ये कैमरा लिया और बटन दबा देते हैं। वो खाली जहाँ खड़े हैं वहीं से बटन दबा देने से फ़ोटो नहीं आएगी। कई बार आप देखते होंगे कि कोई फैमिली फ़ोटो अपलोड किया है, सेल्फी लेकर के डाली है शादी के अंदर, पीछे बर्तन के डब्बे रखे हुए हैं जिसमें वो झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं। एक कपल फ़ोटो देख रहा था मैं अभी जिसमें वो उन्होंने क्लिक करा और पीछे वो पब्लिक टॉयलेट लिखा हुआ था। फिर वो फ़ोटोज़ हंसी के पात्र बनते हैं। तो बैकग्राउंड और कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। कंपोजिशन में हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड का फ़ोटो ले रहे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा, या मान लीजिए आप अपने किसी भाई बहन का, फैमिली मेम्बर का फ़ोटो ले रहे हैं, एक तो कैमरा पकड़ने की पोजीशन आपको पहले बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें मशीन को पकड़ना कैसा है। और कैमरा शेक नहीं करना चाहिए, आपके हाथ शेक नहीं करना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो एक तरीका तो होता है कि आप इसको पूरा बेल्ट के साथ में गले में डालें, ये सबसे पहला तरीका होता है, जिससे कि सपोज़ कभी हाथ से छूट भी जाए तो आपको कैमरे को कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए ये स्ट्रिप साथ में आती है कि कैमरे को गले में डालकर काम में लिया जाए। इन केस कि आप ऐसी जगह पर है जहाँ उसको गले में डाल करके काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट में आप कर रहे हैं, तो फिर इसके 2 राउंड लगा करके हाथ में, फिर आप एक राइट हैंड से तो यूँ पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड जो है इसकी हथेली या नीचे रहेगी। ये इसकी बेस्ट पोजीशन होती है, ताकि सपोज आपको फोकस रिंग घुमानी है तो भी, और इसकी जो नीचे बॉडी पर भी आपका हाथ टच हो रहा है तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर जो हमारे हाथों की पोजीशन है वो हमारे हाथ यहाँ चेस्ट से चिपके हुए रहेंगे, ताकि आपकी आँख पूरा बॉडी को स्टेबिलिटी मिले। अगर आप खड़े होकर के फ़ोटो ले रहे हैं तो दोनों पैरों पर खड़ा होना है। ये नहीं कि हम कैजुअली खड़े हुए हैं और ये एक हाथ से कैमरा पकड़ा और एक हाथ से क्लिक करना शुरू कर दिया, एक हाथ हमने जेब में ही डाल रखा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी जो कैमरा मैंने पकड़ रखा है ये फ़ोटो क्लिक करेगा, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन होगी वर्टिकल। जब हमें वर्टिकल फ़ोटो लेना है तो कैमरा ऐसे रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल फ़ोटो लेना है तब कैमरा इस पोजीशन में रहेगा। और फ़ोटो क्लिक करते टाइम में ये ध्यान में रखना होता है कि एक तो ये है बिल्कुल अभी स्टैंडर्ड पोजीशन जो कि सामने है, एक होता है इसको अपर साइड में करना, एक होता है डाउन साइड में करना। अब आपको तय करना है अपने विवेक से कि जब हम सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हैं तब हमें कैमरा नीचे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है या सामने रखना है, ये हम अपने लेवल पे तय करेंगे। तो सपोज़ आप आपके कोई 2-3 फ्रेंड्स का या सिंगल पर्सन का फ़ोटो ले रहे हैं तो आपका कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, चाहे उसके लिए आपको स्ट्रेट पोजीशन में रखने के लिए घुटनों पर बैठना पड़े, दोनों घुटनों पर। अगर आपको झुकना भी पड़ रहा है तो आप झुक भी जाएं, उसमें आपका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप फ़ोटो प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। चाहे आप झुक करके ले रहे हैं तो प्रॉपर आ रहा है, चाहे आप घुटनों पर बैठ करके ले रहे हैं तब फ़ोटो प्रॉपर आ रहा है। और अगर कैमरा आपका स्ट्रेट रहेगा तो जो फ़ोटो आएगी वो जितनी उनकी हाइट है उतनी हाइट दिखेगी। यही आपने सपोज़ यूँ ऊपर की तरफ कर दिया तो वो बिल्कुल टॉल लुक आ जाएगा। यही आपने कैमरा डाउन साइड में कर दिया तो उनकी हाइट और कम आ जाएगी। ये तीनों फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक जो हमने नॉर्मल फ़ोटो लिया है, एक ऊपर से क्लिक किया है और एक नीचे ज़्यादा डाउन जा कर के क्लिक किया। कभी आपको स्पेशली कुछ इफ़ेक्ट दिखाना हो कि स्काई के साथ आप फ़ोटो ले रहे हैं और फिर आपने डाउन एंगल से लिया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो फ़ोटो लेना है वो स्टैंडर्ड कैमरे को सीधा रखते हुए लेना है ताकि प्रॉपर हाइट नज़र आए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। इसी प्रकार से जब हम नेचर या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में जाते हैं तो उसके बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि नेचर में फ़ोटोग्राफी का जो सबसे पहला रूल है कि हमें हमारे अच्छे फ़ोटो के लिए या हमारे मनोरंजन के लिए उनके किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है।
और उसके अंदर कुछ हमें अपनी तरफ से कुछ ड्रामेटाइज भी नहीं करना है। जो चीज़ जैसी दिख रही है, जो चीज़ है, उसे उसी रूप में क्लिक करना है। सपोज आप कभी कोई फूल का फ़ोटो ले रहे हैं और वो लाइट प्रॉपर नहीं है, तो ये नहीं कि आप उस फूल को तोड़ करके फिर उसको वो करें, क्योंकि फोटोग्राफी हमारा शौक है, फोटोग्राफी से हमें प्यार है, इसलिए हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। उसके एवज में हम किसी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। या मान लीजिए कि आप बर्ड्स का फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, तो हमारी वजह से वो बर्ड्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप उनको, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो आप ज़रा सा आपका बॉडी मूवमेंट देख करके ही उड़ जाते हैं। और मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन को लेकर के कभी भी हम ये ना सोचें कि हमारे पास तो मोबाइल है। मतलब मोस्टली एक कमेंट आता है कि कोई फ़ोटो आया और उसकी हमने तारीफ़ की तो बोले मोबाइल से लिया है। कैमरा इज़ कैमरा, चाहे वो DSLR कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल में हो। मोबाइल में सिर्फ एक ही चीज़, दो चीज़ों की कमी रहती है। एक तो कि मोबाइल नाइट में अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कम कर पाता है, दूसरा कि इसमें जूम के ऑप्शन कम होते हैं। वो अलग बात है कि अब जो बिल्कुल एडवांस कैमराज आए हैं, जिनमें मोबाइल में भी 3-3 4-4 लेंसेज लगे हुए आ रहे हैं, जैसे आईफोन के भी कुछ हैं और वन प्लस के हैं, ओप्पो के हैं, जिनमें टेली लेंसेज भी धीरे धीरे आने लग गए हैं, तो वो भी अच्छे फोटोग्राफ्स देने लग गए हैं। बट जो कि स्टैंडर्ड मोबाइल है, डे लाइट में आप मोबाइल से भी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मोबाइल में भी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जो एक्सपोज़र का मैंने आपको बताया, एक्सपोज़र वेरिएशन का, वो इसके अंदर है। वाइट बैलेंस इसके अंदर आपको मिल जाता है। और लैंडस्केपिंग, पैनोरामा, बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स मोबाइल से क्लिक हो रहे हैं। आप गूगल पर या इंस्टाग्राम पर मोबाइल के अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं। और कभी भी एक लाइन नहीं बोलनी है कि ये तो हमने ऐसे ही क्लिक किया था। हम टाइम दे रहे हैं तो उसका यूटिलाइज हो, मतलब उसका आउटपुट हो। ऐसे ही वाला कोई वर्ड नहीं होता, मतलब वो यही माना जाएगा कि आपने अच्छा फोटो नहीं क्लिक किया। अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छे से ही कर लेते हैं, ऐसे ही क्यों क्लिक कर रहे हैं? अच्छा फोटो ही क्लिक करना है। आप सबको बहुत खूबसूरत फोटो क्लिक करने हैं, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में फोटोज क्लिक करने हैं कि जो भी आप क्लिक करें वो बहुत अच्छा रिजल्ट दें, बहुत अच्छे फोटोज आएँ और हम दुनिया में बहुत खूबसूरती को दिखाएं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, अपने मन को भी पॉजिटिव रखें, अपनी आंखों को पॉजिटिव रखें और अपने कैमरे के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें कैप्चर करके दिखाएं। और कल जो आपको मैंने बात बताई थी कि एवरीवन हैज़ बिकम अ फोटोग्राफर, सो अब आपको खुद को प्रूव करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग और डिफरेंट फ़ोटोज़ लेंगे तो आपको आपकी आइडेंटिटी मिलेगी, अदरवाइज़ वो सब कॉमन फोटोग्राफ्स हैं। आजकल हम जब इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं तो स्क्रॉल करते जाते हैं, फिर जाकर के कोई फ़ोटो होता है जिसमें नज़रें टिकती हैं और निकलता है वाओ, बट वो बहुत कम होते हैं। पहले हर फ़ोटो को बहुत तसल्ली से देखा जाता था, अभी कोई 20, 30, 25 फ़ोटो निकलने के बाद एक फ़ोटो पर नज़र टिकती है। ये सब आपके साथ में भी होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो होता ही है। तो हमें वही फ़ोटो क्लिक करना है जिसपे कि नज़रें टिके देखने वालों की और उनको लगे कि ये कुछ आउटस्टैंडिंग फ़ोटो आया है। एक एक क्लिक बहुत यूनिक हो, बहुत एक्सक्लूसिव हो। सपोज़ आप दिल्ली जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं या कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो आप वहाँ के फ़ोटोज़ का पहले रिव्यू भी कर सकते हैं कि पहले इस जगह की क्या क्या फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए कि इस जगह के फ़ोटोग्राफ्स कैसे कैसे क्लिक हो रखे हैं। उससे हो सकता है कि आप वहाँ के कुछ और डिफरेंट फ़ोटो लेने में सक्षम हो जाए, या आपने वहाँ के कुछ एंगल्स देख लिए तो आप थोड़ा सा उस जगह से फेमिलियर भी हो जाएं जिस जगह पर आप पहली बार गए हैं। ये भी एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको छोटी सी टिप दी है कि आप उस जगह से बिल्कुल फेमिलियर हो सकते हैं। सपोज़ आप उदयपुर में घूम रहे हैं तो फतेह सागर है या पिचोला है, तो उसके आपने, या गणगौर घाट है, तो वो पहले आपने वहाँ के खूब सारे फ़ोटोग्राफ देख लिए, ताकि आप उस जगह के फ़ोटोग्राफ से फेमिलियर हो गए तो आप वहाँ का क्या और बेटर निकाल सकते हैं वो निकालने की आप सोचेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ साथ आप करते जाइए, सीखते जाइए। और मेरे से कोई भी संपर्क में रहना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दीपक शर्मा फोटोग्राफी से मैं इजीली अवेलेबल हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा किरण सोनी मैम को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में आ सका और अपनी जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपसे शेयर की है।
बहुत संक्षिप्त में की है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगी और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करते रहिए। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।